हेलो दोस्तों। फिर से एक बार स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल जीएस एकेडमी पर। हम पॉलिटी की क्लास 1 कर चुके हैं। ये हमारा पॉलिटी का नेक्स्ट पार्ट है। आज जो है हमारा संविधान लगभग कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम मैराथन चलाएंगे हिंदी की, चाहे भले ही कितनी भी देर की हो, 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे जितनी होगी, एक क्लास में पूरी हिंदी कवर करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास आगे बढ़ाते हैं संसद तक। इससे पहले तक हम देख चुके थे, हमने अनुच्छेद 148 तक नियंत्रक महालेखा परीक्षक देख लिया था। संसद से देखते हैं। तो देखिए, हमारे संसद के जो अंग होते हैं, कितने अंग होते हैं, क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है संसद के कितने अंग हैं। तो संसद के जो बेसिकली 3 अंग कहे जाते हैं, एक राज्यसभा, एक लोकसभा और तीसरा जो होता है राष्ट्रपति होता है। राज्यसभा जो होती है हमारी उच्च सदन और स्थायी सदन होता है, और लोकसभा निम्न सदन और अस्थायी सदन होता है। इसे कभी भी भंग किया जा सकता है और राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता। और राष्ट्रपति जी तो आप जानते ही हैं, हमारे भारत के प्रथम नागरिक होते हैं। अब इसकी डिटेल में देखते हैं। राज्यसभा का जो अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 80। राज्यसभा के गठन की बात करते हैं। गठन की तिथि जो है 3 अप्रैल 1952 को इसका गठन हुआ था। पहली बैठक जो हुई थी 13 मई 1952 को हुई थी। उच्च सदन होता है, स्थायी सदन होता है, मैंने बता दिया। सदस्य संख्या की बात करें तो 250 इसकी निर्धारित है। इसमें 238 निर्वाचित किए जाते हैं, 12 हमारे राष्ट्रपति महोदय के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, विभिन्न क्षेत्रों में से लिए जाते हैं। और वर्तमान में अगर संख्या की बात करें तो 245 है, 233 निर्वाचित हैं, 12 मनोनीत किए गए हैं। इनकी न्यूनतम आयु की बात करें सदस्य बनने की तो 30 वर्ष होती है। सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। और इसके जो सभापति होते हैं, पदेन सभापति, वो कहीं अलग से नहीं आते हैं। हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो इसके सभापति होते हैं, उपराष्ट्रपति। ठीक है, एक तिहाई सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में समाप्ति पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ठीक है, और प्रथम सभापति की इनकी बात करें तो डॉक्टर जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे वो इनके प्रथम सभापति थे। तो इससे आपको ये भी पता होगा हमारे जो प्रथम उपराष्ट्रपति थे वो कौन होंगे, ये कमेंट में आप बताएं हमें। लोकसभा की बात करते हैं तो अनुच्छेद 81 में आता है, और संसद की बात करें तो ये 79 में आ जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। 81 में लोकसभा आता है, निम्न सदन है, अस्थायी सदन है। सदस्य संख्या की बात करें 550, 530 राज्यों से और 20 जो हैं संघ राज्य क्षेत्रों से, मतलब हमारे जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वहाँ से। वर्तमान में बात करें 543, 524 राज्यों से हैं और 19 जो हैं संघ राज्य क्षेत्रों से। ठीक है, सदस्य निर्वाचित होने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष रहती है। प्रथम अधिवेशन का कार्यकाल की बात करें तो 5 वर्ष रहता है। इसका 6 रहता है, इसका 5 रहता है। राज्यसभा का 6 वर्ष रहता है। ठीक है, और लोकसभा का 5 वर्ष रहता है, कन्फ्यूज ना हो। और आयु की प्रथम अधिवेशन की बात करें 13 मई 1952 को इसका प्रथम अधिवेशन हुआ था। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे हमारे गणेश वसुदेव मावलंकर, जीबी मावलंकर भी इन्हें बोलते हैं। प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष की बात करें तो मीरा कुमार, ये स्टैटिक में भी आ जाता है, प्रथम महिलाओं में आ जाता है, भारत में प्रथम महिला। तो आपसे पूछ लिया जाएगा प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी, तो मीरा कुमार आप बता सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे बात करते हैं हम। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है हमारे अनुच्छेद 108 के अंतर्गत। कारण क्या होता है, किसी विधेयक के दोनों सदनों के बीच मतभेद अगर होता है तो संयुक्त बैठक बुला ली जाती है। इसे कौन बुलाएगा, हमारे राष्ट्रपति। अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा के अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करते हैं। विधेयक पारित होना हो साधारण बहुमत से पारित हो जाता है। क्या नहीं बुलाया जा सकता है, संविधान संशोधन विधेयक की दशा में इसे नहीं बुलाया जा सकता। अब तक कितनी बार बुलाई गई है, 3 बार। ठीक है, इतना याद रखेंगे। धन विधेयक की बात कर लेते हैं। इससे बेसिकली इसका अनुच्छेद ही पूछा जाता है, धन विधेयक कौन से आर्टिकल में, तो आप ऐसे ही लगा दें 110 तो आपका काम हो जाएगा। धन विधेयक अनुच्छेद 110 के अंतर्गत आता है, पेश किया जाता है ये लोकसभा में। राज्यसभा रोक सकती है कितने दिनों तक, 14 दिनों तक अधिकतम। ठीक है, आगे वित्त समितियों की बात करते हैं। एक प्राक्कलन समिति होती है, इसमें कुल सदस्य होते हैं 30 केवल लोकसभा के। लोक लेखा समिति होती है, इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से होते हैं, 7 राज्यसभा से होते हैं। ठीक है, लोक उपक्रम समिति, इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से और राज्यसभा से 7। आगे की बात करते हैं। धन विधेयक हमने देख लिया। न्यायालय की बात कर लेते हैं। हमारी जो न्यायपालिका होती है किस स्तर से होती है, देखिए सबसे नीचे अगर बात करें तो अधीनस्थ न्यायालय, उससे ऊपर उच्च न्यायालय और उससे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय जो होता है सबसे ऊपर होता है।
तो सर्वोच्च न्यायालय की बात करते हैं हम। उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय। अनुच्छेद याद रखेंगे 124, बहुत इंपॉर्टेंट है। गठन कब हुआ? 26 जनवरी 1950। बात करते हैं सर्वोच्च न्यायालय में जो न्यायाधीश होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है? तो इनकी कुल संख्या होती है 34। 34 में 33 जो होते हैं हमारे न्यायाधीश होते हैं और एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहलाते हैं। वर्तमान में कौन है ये आप बताएंगे, ठीक है? ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है। हमारे वर्तमान में CJI जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो कौन है, ठीक है? न्यायाधीशों की जो रिटायरमेंट की एज होती है वो क्या होती है? 65 वर्ष होती है। अब इनकी योग्यताएं देख लेते हैं। न्यायाधीश नियुक्त होने की अर्हता क्या क्या होती है? देखिए, सबसे पहले तो भारत का नागरिक होना जरूरी है। उच्च न्यायालय ऐसे 2 या अधिक न्यायालयों में कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहे हों उच्च न्यायालय में, ठीक है? उच्च न्यायालय ऐसे 2 या अधिक न्यायालयों में कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहे हो। या तो आप जज रहे हो 5 वर्ष तक, या 10 वर्ष तक आप वहाँ के अधिवक्ता यानी कि वकील रहे हो, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेता होने चाहिए। राष्ट्रपति का भी रोल है इसमें। अब इनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति महोदय इनकी नियुक्ति करते हैं। कॉलेजियम की सिफारिश पर करते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश कॉलेजियम में शामिल होते हैं और उच्चतम न्यायालय के 4 वरिष्ठ न्यायाधीश ये इसमें शामिल होते हैं, ठीक है? शपथ की बात करते हैं। शपथ इन्हें कौन दिलाता है? तो हमारे राष्ट्रपति महोदय इन्हें शपथ दिलाते हैं। न्यायाधीशों को हटाया जा सकता है या नहीं? बिल्कुल हटाया जा सकता है। किस आधार पर? सिद्ध कदाचार या असमर्थता के आधार पर संसद के प्रत्येक सदन द्वारा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत के द्वारा इन पर महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जा सकती है, ठीक है? तो सर्वोच्च न्यायालय आप याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। अब बात करते हैं उच्च न्यायालय की। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय 124 था, 124। उच्च न्यायालय 214, थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है? ऐसे करके आप याद रख लेंगे। ये 124 और उच्च न्यायालय 214। उच्च न्यायालय की बात करते हैं। उच्च न्यायालय में क्या खास है? देखिए, उच्च न्यायालय की संख्या वर्तमान में भारत में कितनी है? 25। अब ये अगर क्वेश्चन आए कि उच्च न्यायालय की संख्या कितनी है तो आप सोचें कि राज्य 28 हैं तो उच्च न्यायालय भी 28 होंगे, तो ऐसा नहीं होता है। एक उच्च न्यायालय दूसरे भी क्षेत्र का कार्य कर सकता है, ठीक है? तो इसलिए इनकी संख्या 25 है। न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति कॉलेजियम की सिफारिश पर करते हैं। न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है? उसे देखिए, सर्वोच्च न्यायालय को शपथ दिलाते हैं हमारे राष्ट्रपति महोदय और इसमें राज्यपाल, क्योंकि राज्य का जो मेन जो मुखिया होता है वो राज्यपाल ही होता है और देश का राष्ट्रपति होता है, ठीक है? तो इनको शपथ कौन दिलाएगा? राज्यपाल। जो जो काम यहाँ पे आपके राष्ट्रपति जी कर रहे थे वो यहाँ पे राज्यपाल जी करेंगे, ठीक है? उच्च न्यायालय के केस में इनकी अर्हता क्या होती है? भारत के राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद पर रहे हों, किसी उच्च न्यायालय या ऐसे 2 या अधिक न्यायालयों में लगातार कम से कम 10 वर्ष तक इन्होंने काम किया हो, ठीक है? इनकी आयु की बात करें सेना निवृत्त होने की तो 62 वर्ष इनकी आयु होती है। उच्च न्यायालय की 65 वर्ष, सर्वोच्च न्यायालय की 65 वर्ष होती है, ठीक है? उच्च न्यायालय की 62 वर्ष होती है, याद रखेंगे। न्यायाधीशों को हटाया जा सकता है, बिल्कुल हटाया जा सकता है, सेम प्रोसेस है, ठीक है? सिद्ध कदाचार असमर्थता के आधार पर संसद के प्रत्येक सदन द्वारा विशेष बहुमत से पारित प्रस्ताव के द्वारा इन्हें हटाया जा सकता है। राज्यपाल की बात करते हैं। राज्यपाल ये हमारे राज्य के मुखिया होते हैं। इनकी नियुक्ति कौन करेंगे? हमारे राष्ट्रपति जी करेंगे। पदावधि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, मतलब राष्ट्रपति जी अगर चाहें तो इन्हें समय से पहले हटा सकते हैं। बेसिकली इनका कार्यकाल जो होता है 5 वर्ष रहता है। शपथ कौन दिलाएगा इन्हें? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों के समक्ष इन्हें शपथ दिलाई जाएगी। इनकी एलिजिबिलिटी अर्हता क्या होती है? भारत के नागरिकों 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हों, ठीक है? अब हम बात करते हैं राज्य मंत्रिपरिषद की। इसके प्रमुख कौन होते हैं? मुख्यमंत्री होते हैं इसके प्रमुख। नियुक्तिकर्ता एवं शपथ प्रदाता राज्यपाल होते हैं। कार्यकाल राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत रहता है। कोई भी मंत्री किसी सदन का सदस्य बने मंत्री रह सकता है। कोई भी मंत्री जो होता है अगर सदन का सदस्य नहीं भी है फिर भी मंत्री बन सकता है 6 माह तक, बशर्ते 6 महीना में उसे किसी भी सदन का सदस्य बनना पड़ेगा, ठीक है? आकार क्या होता है? राज्य की विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या के 15% तक
किंतु 12 से कम नहीं होना चाहिए। त्यागपत्र किसे देंगे? ये राज्यपाल जी को देंगे। ठीक है, ये हुआ। अब हम देखते हैं थोड़ा सा राज्य के बारे में, विधानसभा और विधान परिषद देखेंगे। पहले देखते हैं हम राज्य सरकार का सर्वोच्च विधिक सलाहकार कौन होता है? राज्य का महाधिवक्ता, अनुच्छेद 165 के द्वारा। कार्यकाल राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत, नियुक्तिकर्ता राज्यपाल। अब अभी हमने केंद्र की कर ली, संसद की बात, इसके जो अंग होते हैं वो। अब हम बात करते हैं राज्य विधानमंडल के अंग क्या क्या होते हैं। सबसे पहले विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। वहाँ पे हमने देखा था राष्ट्रपति अंग थे, यहाँ पे राज्यपाल। तो जो काम वहाँ पे राष्ट्रपति महोदय कर रहे थे संसद के केस में, यहाँ पे राज्यपाल महोदय करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम विधानसभा की बात करते हैं, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। सबसे पहले विधानसभा की बात करते हैं। अर्हता क्या होती है? भारत के नागरिक होने चाहिए, 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो तो विधानसभा के सदस्य बन सकते हैं। सीटों की संख्या अधिकतम 500, न्यूनतम 60। इसमें भी अपवाद है, सिक्किम में 32 सीटें, गोवा में और मिजोरम में 40 सीटें। सदस्यता समाप्त हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। सदस्य की बैठकों से बिना अनुमति लगातार 60 दिनों तक अनुपस्थित रहे तो आपकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। सर्वाधिक सीट किस में है? उत्तर प्रदेश में। और सबसे कम सिक्किम में 32, उत्तर प्रदेश में 403। विधान परिषद की बात करते हैं। इनका कार्यकाल 6 वर्ष, सदस्य बनने की आयु 30 वर्ष, भारत के नागरिक हों। ठीक है, अधिकतम सदस्यों की संख्या की बात करते हैं तो अधिकतम राज्य विधानसभा सीटों की कुल संख्या का 1/3, न्यूनतम 40 से कम नहीं होनी चाहिए। अब देखिए विधान परिषद भारत के जितने राज्य हैं सभी को प्राप्त रही हैं, कुछ ही राज्यों को प्राप्त है, तो उनकी बात कर लेते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। इससे पहले हमारे जम्मू कश्मीर को भी प्राप्त थी, मगर वो राज्य का दर्जा उससे छीन के उसे केंद्र शासित प्रदेश जब से बना दिया गया है तब से उसमें विधान परिषद नहीं है। ठीक है, सीटों की बात करें, उत्तर प्रदेश में 100 सीटें हैं, बिहार में 58 सीटें हैं, महाराष्ट्र में 78, कर्नाटक में 75, आंध्र प्रदेश में 58, तेलंगाना में 40 सीटें। अगर आपसे पूछे सबसे ज़्यादा विधान परिषद सीटों वाला राज्य तो उत्तर प्रदेश, सबसे कम वाला तेलंगाना। ठीक है, याद रखेंगे ये चीज़ आप। आगे बढ़ते हैं। अब हम संविधान संशोधन की बात कर लेते हैं। कौन से भाग के अंतर्गत आता है ये? 20 के अनुच्छेद 368। संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? हमने संविधान के स्रोत पढ़े थे तो उसमें हमने पढ़ा था जर्मनी द्वारा। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। संसद संविधान के किसी भी उपबंध में संशोधन कर सकती है। संविधान संशोधन विधेयक संसद किसी भी सदन में मंत्री या गैर सरकारी सदस्य द्वारा पुनर्स्थापित किया जा सकता है। संविधान संशोधन विधेयक को प्रत्येक सदन के विशेष बहुमत अर्थात उस सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उस सदन के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से पारित होना आवश्यक होता है। ठीक है, संविधान के कुछ उपबंधों में संशोधन के लिए कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल की मंजूरी लेना आवश्यक है, जैसे राष्ट्रपति का निर्वाचन एवं इसकी प्रक्रिया, केंद्र और राज्य कार्यपालिका की विस्तार, शक्ति का विस्तार, उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय, केंद्र एवं राज्य के मध्य विधायी शक्तियों के विभाजन, ये सारी इसकी प्रक्रिया होती हैं। ठीक है, इनसे मंजूरी लेना जरूरी है। जीएसटी परिषद, 7वीं अनुसूची, संसद के राज्यों का प्रतिनिधित्व और आर्टिकल 368। संविधान संशोधन विधेयक पारित करने के लिए संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती। संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति मंजूरी देने के लिए बाध्य हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं थोड़ी सी पंचायती राज प्रणाली की। इसके बाद हम संविधान संशोधन वगैरह जो भी है सारा देख लेंगे। आपकी सारी जितनी आज की जो संविधान है वो हम कंप्लीट कर लेंगे। पंचायती राज प्रणाली, इसके स्तर कितने होते हैं? क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। पंचायती राज व्यवस्था के कुल कितने स्तर हैं? तो 3 स्तर में रहती है, ग्राम पंचायत, खंड पंचायत और जिला पंचायत। कुल विषय इसमें कितने होते हैं? तो 29 होते हैं। इसकी शुरुआत किसने की थी? बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, देखिए ये जो आता है हमारा स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत आता है। स्थानीय स्वशासन का जनक अगर पूछा जाए तो लॉर्ड रिपन पूछा जाएगा। ये विषय किसका है? राज्य सूची का। स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली और हमारा नगरीय स्वशासन प्रणाली ये आते हैं। पंचायती राज के बारे में हम देख रहे हैं। इसके शुभारंभ की अगर बात करें तो 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। इसे संवैधानिक दर्जा कब मिला था?
73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा 24 अप्रैल 1993 से ये लागू हो गया था। स्थानीय नगरीय स्वशासन प्रणाली की बात करें तो ये भी 3 स्तर की होती है। नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम। इसमें कुल विषय की बात करें तो 18 विषय होते हैं। इसे संवैधानिक दर्जा कब मिला था? 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा 1 जून 1993 को ये भी हमारी लागू हो गई थी। पंचायती राज की कुछ प्रमुख जो समितियां हैं वो देखते हैं। बलवंत राय मेहता समिति कब आई थी? 1957 में। सुझाव क्या था इसका? सुझाव था त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली, ग्राम खंड और जिला पंचायत। ठीक है। इसके बाद एक समिति है अशोक मेहता समिति, 1977 में आई थी। इन्होंने क्या सुझाव दिया था? द्विस्तरीय पंचायती राज प्रणाली, खंड पंचायत और जिला पंचायत। एक थी हमारी जीवी केशव समिति, वो आई थी हमारी 1985 में। पी के थुंगन समिति 1988 में आई थी। लक्ष्मीमल सिंघवी समिति 1986। इसमें क्या क्या कहा गया था? पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा इसी समिति की सिफारिश के आधार पर दिया गया था। ठीक है। आगे हम देखते हैं वित्त आयोग, बहुत इंपॉर्टेंट, ये आर्टिकल आपसे पूछा ही जाता है। वित्त आयोग का जो अनुच्छेद है वो कौन सा है? 280, याद रखेंगे। संरचना इसकी एक अध्यक्ष रहता है इसमें और 4 इसके सदस्य रहते हैं। कार्य का सुझाव संघ और राज्य के मध्य करों के बंटवारा करने के संबंध में ये सुझाव देती है। राज्यों को अनुदान सहायता के संबंध में ये सुझाव देती है। गठन राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष पर। राष्ट्रपति को सलाह मानना बाध्यकारी नहीं है। रिपोर्ट ये अपने राष्ट्रपति महोदय को सौंपती हैं। वित्त आयोग के अध्यक्ष की बात करते हैं। पहले थे केसी नियोगी, 12वें थे डॉक्टर सी रंगराजन, 13वें डॉक्टर विजय केलकर, 14वां डॉक्टर वाईवी रेड्डी और 15वें थे एन के सिंह। ठीक है। तो इतने पर्याप्त हैं आपके लिए शायद। इसके आगे भी हम देखते हैं निर्वाचन आयोग। इसके बाद हमें अनुच्छेद भी पढ़ने हैं, संविधान संशोधन भी पढ़ लें। याद रखें आज की क्लास हमारी लंबी होगी क्योंकि ऑलरेडी 17 मिनट की हो चुकी है। ये क्लास लंबी जाएगी क्योंकि हमें फाइनल करना है आज ही। निर्वाचन आयोग अनुच्छेद इसका जो होता है 324। काम क्या होता है? चुनाव कराते हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का, लोकसभा, राज्यसभा का, विधानसभा, विधान परिषद का, ये चुनाव कराते हैं। विधिक अधिकार है इनका, मतदान का अधिकार है, विधिक अधिकार है। 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 द्वारा मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। देखिए इसमें 1988 दिया हुआ है मगर 1988 नहीं है, ये 1989 है। ठीक है। यहाँ पे आप करेक्शन कर लेंगे, बुक में कभी कभी मिसप्रिंट हो जाता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 निर्वाचन आयुक्त से मिलकर ये बनते हैं। ठीक है। प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे। प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त BS रमा देवी। वेतन भत्ते और अनुलाभ सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होते हैं। नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। कार्यकाल 6 वर्ष और 65 वर्ष, जो भी पहले हो जाए। ठीक है। आपात उपबंध, बहुत इम्पोर्टेंट आर्टिकल है ये। ठीक है। पूरा का पूरा राष्ट्रपति के हाथ में होता है। भाग 18 अनुच्छेद 352 से 360, 52, 56, 60 ऐसे करके होता है। ठीक है। अब हम एक एक करके सबकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 352। इसके द्वारा होता है। कारण क्या होता है इसका? देखिए युद्ध हो जाए, जैसे किसी देश से हमारा युद्ध हो जाए, बाहर से कोई सेना आक्रमण कर दे, या सशस्त्र विद्रोह। ये जो था हमारा बदल दिया गया। जब हमारा 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 में, तो यहाँ पे सशस्त्र विद्रोह नहीं था। जब हमारा 1975 का राष्ट्रीय आपातकाल लगा था तो वहाँ पे कारण आंतरिक अशांति दे दिया गया था। आंतरिक अशांति हटाकर जब इंदिरा गांधी जी की सरकार गई थी तो 1978 में मोरारजी जी देसाई की सरकार आई, उन्होंने सशस्त्र विद्रोह लगा दिया था। अगर सेना विद्रोह कर देती है तो ही आप लगा सकते हैं। ये इसके कारण होते हैं। अभी तक भारत में लगा है, बिल्कुल लगा है। 3 बार इसकी घोषणा हो चुकी है, 1962 में, 1971 में और 1975 में। ठीक है। 3 बार ये लग चुका है। अब हम बात करते हैं 356 की। ये राष्ट्रीय आपातकाल होता है। 356 क्या कहलाता है? राष्ट्रपति शासन कहलाता है। क्यों लगता है ये? राज्य के संवैधानिक तंत्र में अगर विफलता हो रही है तो ये लग जाता है। आपातकाल की उद्घोषणा का संसद के द्वारा अनुमोदन किया जाता है।
राष्ट्रीय आपातकाल की दशा में संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से 1 माह के भीतर इसका अनुमोदन कर दिया जाता है। राष्ट्रपति शासन एवं वित्तीय आपातकाल की दशा में संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से 2 माह के भीतर इसका अनुमोदन हो जाता है। 360 की बात करते हैं। वित्तीय आपातकाल, जब भारत में कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी आ जाती है, जैसे हमारा जितना भी धन है, विदेशी मुद्रा भंडार है, सब खत्म हो जाते हैं, तो उसे कहते हैं हम वित्तीय आपातकाल। हमारे पास धन का अकाल पड़ गया। और ये एक अच्छी खबर ये है कि भारत में ये अभी तक कभी लगा ही नहीं है, तो हमारे लिए ये एक प्लस पॉइंट है। घोषणा कौन करते हैं? राष्ट्रपति जी करते हैं। ठीक है, संघीय मंत्रिमंडल इन्हें लिखित प्रस्ताव देता है, तब ये घोषणा करते हैं। ठीक है, तो इतना आई होप आप सभी लोगों ने क्लियर किया होगा। अब आता है हमारा मेन पॉइंट, बहुत अच्छे संविधान संशोधन। एक नज़र में हम जो इम्पोर्टेंट होंगे संविधान हैं हमारे, वो हम देख लेते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट पहला संविधान संशोधन कब हुआ? 1951 में। क्या हुआ इसमें? पहले जो मूल संविधान था हमारा, उसमें 8 अनुसूचियाँ थी, तो इसके द्वारा हमारी 9वीं अनुसूची जोड़ेगी, जिसमें भूमि सुधार एवं न्यायिक समीक्षा के संबंधित कानूनों को 9वीं सूची में डाला गया, अनुसूची में। ठीक है, 21वां संविधान संशोधन। हमारा जो मूल संविधान था उसमें 14 भाषाएं थी, 15वीं भाषा जोड़ी गई 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा। ठीक है, कौन सी भाषा थी? सिंधी। 24वां संविधान संशोधन हुआ था 1971 में। संसद को अधिकार दिया गया था वे संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकते हैं। ठीक है, चाहे वे मूल अधिकारी क्यों ना हो। राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक को मंजूरी देने के लिए बाध्य हैं। अब एक आता है हमारा 35वां। सिक्किम को हमारा सहयोगी राज्य बनाया गया था, और 36वें हमारे संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम हमारा पूर्ण राज्य बन गया था। 42वां संविधान संशोधन, इसे हम मिनी संविधान भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें इतने सारे संविधान संशोधन किए गए, बहुत ज़्यादा। प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे: समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता। मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था कौन से भाग में? 4A अनुच्छेद 51। कहाँ से लिया गया था इसे? रसिया से। नीति निर्देशक तत्व को जोड़ा गया आयरलैंड के संविधान से। ये हम पहले पढ़ चुके हैं सारे, आपको याद होंगे। समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता अनुच्छेद 39A, ये हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आ जाते हैं। उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना अनुच्छेद 43A के द्वारा। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण, ये जोड़ा गया था 48A। 48 का राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह मानना बाध्यकारी है। लोकसभा विधानसभा का कार्यकाल बढ़ाकर 6 वर्ष किया गया था। पहले 5 वर्ष होता था, फिर 6 वर्ष किया गया था 42वें में। और 44वें में क्या हुआ था 1978 में? इसे फिर से 5 वर्ष कर दिया गया। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात के विषय में आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ दिया गया है। ये मैंने आपको ऊपर बताया था। कैबिनेट, राष्ट्रपति कैबिनेट की लिखित सलाह पर ही आपातकाल घोषित करेंगे, और संपत्ति का जो अधिकार था हमारा मूल अधिकार, उसे हटा दिया गया, 300 में डाल दिया गया, उसे विधिक अधिकार बना दिया गया। 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा क्या हुआ था? 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 9वीं कब जोड़ी गई थी? पहले में, और 10वीं जोड़ी गई 52वें में। इसमें दल बदल विरोधी कानून जोड़ा गया। 61वां संविधान संशोधन 1989, ये देखिए मैंने आपको ऊपर बताया था, उसमें मिसप्रिंट था शायद, इसी वजह से यहाँ सही लिखा है 1989। लोकसभा एवं विधानसभा के मतदान की उम्र 21 से घटाकर 18 कर दी गई। ठीक है, 69वें संविधान संशोधन की बात करें, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली बनाया गया, यानी कि NCR। ठीक, याद रखेंगे। 70वें संविधान संशोधन 1992, दिल्ली पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करने का अधिकार दे दिया गया। 71वां संविधान संशोधन 1992, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। 86वां संविधान संशोधन इम्पोर्टेंट है। संविधान संशोधन में मूल अधिकारों की श्रेणी में अनुच्छेद 21A, जो शिक्षा का अधिकार है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, वो जोड़ दिया गया। नीति निर्देशक सिद्धांतों में अनुच्छेद 45 की विषय वस्तु परिवर्तित करते हुए 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा का उपबंध किया गया था। ठीक है, मूल कर्तव्य हमारा 11वां जोड़ा गया था, जिसमें माता पिता का ये कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों को शिक्षा की सुविधा प्रदान कराने में सहायता करें। 89वां संविधान संशोधन 2003, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए अलग अलग आयोग की व्यवस्था की गई थी। 91वें संविधान संशोधन 2003, ये हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। 92वां देखते हैं हम। इसमें 4 भाषाएं जोड़ी गई थी। कौन कौन सी जोड़ी गई थी? बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। इसे आप ऐसे करके याद कर सकते हैं, बोड मास, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। ठीक है, ये इसकी एक छोटी सी ट्रिक होती है।
तो ये हमारी जोड़ी गई, इसी के साथ हमारी भाषाएं जो थी 22 हो गई। अब बात करते हैं 97वें संविधान संशोधन 2011, सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा मिल गया। 99 में उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम प्रणाली, जो इससे पहले मैंने आपको बताई थी, वो समाप्त कर दी गई। इसके स्थान पर राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग NJAC की व्यवस्था कर दी गई। ठीक है, 100वां संविधान संशोधन देखते हैं, एक सेकंड वेट करिए। 100वें संविधान संशोधन की बात करते हैं। भारत बांग्लादेश के मध्य भूभाग का हस्तांतरण हुआ था। देखिए, जब बंटवारा हुआ था इंडिया पाकिस्तान का, तो ब्रिटिश से एक अधिकारी आ गए थे जिनका नाम रेडक्लिफ था। तो उन्होंने तो केवल ऐसे ही करके लाइन खींच दी, मैप लिया, लाइन खींच दी, ये पाकिस्तान हो गया, ये पूर्वी पाकिस्तान हो गया, ये पश्चिमी पाकिस्तान हो गया, ये इंडिया हो गया। उन्हें पता ही नहीं था कौन कहाँ रह रहा है। तो बहुत से हमारे ऐसे लोग थे जिनकी जो भूमि उनकी इंडिया में रह गई और घर उनका पहुंच गया बांग्लादेश में। तो इस वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो रही थी। तो ये समझौता हमारा 2015 में किया गया था। उनकी भूमि, हमारी जो भूमि उनकी तरफ जा रही थी, वो हमने उन्हें दे दी, और वहाँ के जो लोग इधर आना चाह रहे थे वो हमने अपनी तरफ कवर कर ली। ठीक है, तो ये था हमारा 100वां संविधान संशोधन। 101वां क्या था हमारा? GST था। 102वां राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक दर्जा प्रदान कर दिया गया था। और 103वां 2019 से लागू हुआ था। ये EWS था, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर थे, जनरल कैटेगरी के, उन्हें 10% का आरक्षण शैक्षिक संस्थानों और नौकरियों में दिया जाने लगा। 104वें संविधान संशोधन की बात करते हैं। लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण को अगले 10 वर्ष 2030 तक के लिए बढ़ा दिया गया। 105वां बात करते हैं। राज्य को सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग की पहचान करने एवं सूची बनाने के अधिकार को पुनः दे दिया गया। राज्यों के अधिकार 102वें संविधान संशोधन द्वारा छीन लिया गया था, इसमें फिर से दे दिया गया। अब देखिए, हम करते हैं बात संविधान के कुल भागों की। संविधान में कुल कितने भाग हैं? 22। इसमें भी कुछ इम्पोर्टेंट है। देखिए, पहला भाग जो है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। आर्टिकल कौन सा आता है? 1 से 4 तक। दूसरा भी इम्पोर्टेंट है, नागरिकता 5 से 11 तक। मौलिक अधिकार 12 से 35 तक आते हैं भाग 3 के अंतर्गत। 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से 51। 4A में हमारे मौलिक कर्तव्य आ जाते हैं, अनुच्छेद 51A। 5 में हमारा संघ अनुच्छेद 52 से 151 तक हो जाता है। 6 में राज्य 152 से 237। 7 जो है हमारा निरसित हो गया, ये पहले था अब नहीं है, अनुच्छेद 238 था। और हमारा भाग 8 क्या कहता है? संघ राज्य क्षेत्र। 9 भाग क्या कहता है हमारा? पंचायत। 9 का कहता है नगर पालिकाएँ। 9 खा कहता है सहकारी समितियाँ। भाग 10 की बात करें, अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र। भाग 11 संघ एवं राज्यों के बीच संबंध। भाग 12 वित्त, संपत्ति, संविदा एवं बाध। भाग 13 भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम। भाग 14 की बात करें, वाणिज्य एवं समागम संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। अनुच्छेद इसका 308 से 23 तक रहता है। 14 ये कहता है अधिकरण। और 15 बहुत इंपॉर्टेंट है, निर्वाचन। 16 कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। 17 हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, राज्य भाषा आती है इसमें 343 से 351 तक। 18 बहुत इंपॉर्टेंट है, आपात उपबंध। 19 प्रकीर्ण। 20 संविधान संशोधन। 21 अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। 22 में क्या कहता है? संक्षिप्त नाम, प्रारंभ हिंदी में, प्राधिकृत पाठ और निरसन। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है, मैं अगर बात करूं तो कौन कौन से आपको याद होना ही चाहिए। पहला याद होना चाहिए, दूसरा याद होना चाहिए, तीसरा, चौथा, 5वां। इसके बाद हमारा 9 के बाद हमें याद करना है 15 के बाद 17, 18 और 20। ये जो आर्टिकल हैं ये तो आपको याद होना ही चाहिए। ठीक है, ये भाग जो हैं। इसके बाद हम देखते हैं आगे अनुसूचियाँ। अनुसूचियों की बात करें तो अनुसूचियाँ हमारी कुल 12 हैं, आप सभी लोगों को पता होगी। जब मूल संविधान बना था तब 8 थी, उसके बाद ये जोड़ी गई हैं। ठीक है, अनुसूचियों की अगर हम बात करें तो हमारी पहली अनुसूची क्या कहती है? पहली अनुसूची कहती है हमारी राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र। ये हमारी पहली अनुसूची में कहा गया है। दूसरी अनुसूची हमारी क्या कहती है? राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा एवं विधानसभा अध्यक्ष जो होते हैं, एक सेकंड थोड़ा देख नहीं रहा है इस वजह से थोड़ा अभी बता रहा है। जो विधान परिषद सभापति, उपसभापति, उच्चतम
एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, इनको वेतन और भत्तों की बात इसमें कही गई है। तीसरे में इनको शपथ और प्रतिज्ञान का प्रारूप दिया गया है। चौथी में राज्यसभा में स्थानों का बंटवारा या सीटों का बंटवारा, कुछ भी बोल सकते हैं आप। पाँचवीं अनुसूची क्या कहती है? अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध किए गए हैं। छठी आपको याद रखनी, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों में जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में इसमें बात की गई है। सातवीं क्या कहती है? संघ एवं राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ये 3 सूची की बात की गई है 7वीं अनुसूची में। 8वीं में बात की गई है हमारी 12 भाषाओं की। 9वीं अनुसूची कहती है कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधि मान्यीकरण। 10वीं अनुसूची दल परिवर्तन के आधार पर निहरता के बारे में उपबंध करती है, दल बदल कानून भी बोल देते हैं। 11वीं पंचायतों के बारे में बात करती है, 12वीं नगर पालिका के बारे में बात करती है। तो ये थी हमारी अनुसूचियाँ। अब हम आते हैं अनुच्छेद। अनुच्छेद हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है और जो इसमें इम्पोर्टेंट अनुच्छेद हैं ये हम कर लेते हैं और ये आपको याद होने चाहिए। सारे नहीं तो इसमें से जो मैं बताऊंगा वो तो आपको याद होना बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं भारतीय संविधान के जो हमारे महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं। ये महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, ऐसा नहीं है कि ये भी आप छोड़ के चले जाएं, ये तो आपको बिल्कुल छोड़ना ही ना है। पहला अनुच्छेद क्या कहता है? संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 2 क्या कहता है? नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। अनुच्छेद 3 नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों की क्षेत्रों सीमाओं का नाम परिवर्तित करना। अनुच्छेद 5 क्या कहता है? संविधान में नागरिकता। 12 राज्य की परिभाषा बताता है। 14 विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण। अनुच्छेद 15 धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर प्रतिषेध, आपसे कोई भेदभाव नहीं कर सकता है। अनुच्छेद 16 क्या कहता है? लोक नियोजन में अवसर की समता। अस्पृश्यता का अंतर अनुच्छेद 17 के अंतर्गत आता है। उपाधियों का अंत 18। 19 में हमें बोलने की स्वतंत्रता मिलती है, ठीक है। कुछ और हैं इसमें, 6 क्लाउज हैं इसके, वो मैं और आपके क्वेश्चन के फॉर्म में करेंगे तब करा देंगे। अनुच्छेद 20 क्या कहता है? अपराधों की दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। 21 ए 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया है इसके तहत। आर्टिकल 22 क्या कहता है हमारा? कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निषेध से संरक्षण। अनुच्छेद 23 मानव दुर्व्यवहार एवं बलात् का प्रतिषेध। अनुच्छेद 24 हमारा कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, ये हमारा अनुच्छेद 24 कहता है। 25 क्या कहता है हमारा? अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप में मानने, आचरण, प्रचार करने की स्वतंत्रता ये हमें प्रदान करते हैं। ये 29 जो है इम्पोर्टेंट है, पैड में पूछा गया है 2 बार। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29 के द्वारा। 30 शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों को अधिकार। 32 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा इसे संविधान की आत्मा की श्रेणी दी गई है, ठीक है, इसलिए ये आपको बहुत इम्पोर्टेंट है। 39 ये कहता है समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता। 40 भी इम्पोर्टेंट है, ग्राम पंचायतों की स्थापना का प्रावधान। 44 नागरिकों के हितों के लिए एक समान सिविल संहिता। 45 6 वर्ष से कम वर्ष की आयु, 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल अवस्था देखरेख और शिक्षा का प्रबंध राज्य करेगा, ठीक है। 48 कहता है कृषि एवं पशुपालन संगठन। 48 ए कहता है पर्यावरण संरक्षण। 50 कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण। और 51 कहता है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, ठीक है। अनुच्छेद 51 का मूल कर्तव्य की बात करता है। 52 से 62 तक हमारे आ जाते हैं, 52 से और 62 तक हमारे राष्ट्रपति महोदय रहते हैं। 52 में भारत का राष्ट्रपति होगा, इसमें संघ की कार्यपालिका की शक्ति निहित होगी। 58 कहता है हमारा योग्यता इनकी, शपथ 60 में और 61 में है महाभियोग की प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है इनके। 63 हमारा उपराष्ट्रपति की बात करता है और 72 राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति की बात करता है। इसके बाद हम बात करते हैं 75 में हमारे आ जाते हैं प्राइम मिनिस्टर जी। प्राइम मिनिस्टर की नियुक्ति राष्ट्रपति जी करते हैं और प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। 76 महान्यायवादी। 78 में संसद का गठन और उसके बाद हम लोकसभा राज्यसभा देख ही चुके हैं 80 81। 108 में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। 110 में धन विधेयक।
ठीक है। 112 क्या कहता है? वार्षिक वित्तीय विवरण बजट। 123 संसद के विश्रांति काल के अध्यादेश में अध्यादेश प्रख्याति करने की राष्ट्रपति को शक्ति। अध्यादेश की बात होती है 123 के द्वारा। 124 हम देख चुके हैं, उच्चतम न्यायालय की स्थापना। 129 उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होगा। इसके बाद हम बात करते हैं 143 हमारा क्या कहता है? उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति राष्ट्रपति को होगी। 148 महालेखा परीक्षक की बात करता है। 52 से 63 तक हमारे राज्यपाल महोदय रहते हैं। 164 में मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राज्यपाल करेंगे मुख्यमंत्री की सलाह पर। 165 राज्य के महाधिवक्ता की बात करते हैं। 169 राज्य के विधान परिषदों का उत्साहन या सृजन की बात करते हैं। ठीक है। 213 विधानमंडल के विश्रांति काल में राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति की बात करते हैं। 214 राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की बात होती है। 226 कुछ रिट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्तियों की बात होती है। 223 में अगर हम देखें तो जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। 239 संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन। 239 का दिल्ली के संबंध में विशेष। 243 का ग्राम सभा। 243 का पंचायतों का गठन। इसके अलावा ये आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, इनको हम स्किप कर देते हैं। 300 का देखते हैं, आप देख सकते हैं ना, यहाँ पे वीडियो पॉज करके आप देख लें, मगर ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। 300 का सही है, ये हमारा संपत्ति का अधिकार था, पहले विधिक अधिकार बना दिया गया है। 312 इम्पोर्टेंट है, अखिल भारतीय सेवाएं। 315 संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग। 324 इम्पोर्टेंट है, निर्वाचन आयोग। अब इसके बाद हम बात करते हैं डायरेक्ट 343 संघ की राज्यभाषा जो है हमारी हिंदी होगी। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। 350 प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं देनी चाहिए। इसके बाद 352 बहुत इंपॉर्टेंट है। 56, 60 ये चारों इंपॉर्टेंट है। 352 राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा युद्ध एवं बहु आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण। 356 राज्य में जो है हमारा राष्ट्रपति शासन। 360 वित्तीय आपातकाल और 368 संसद की संविधान संशोधन करने की शक्ति की प्रक्रिया इसमें की गई है। तो ये थी हमारी आज की पॉलिटी संविधान की क्लास। आई होप आप सभी लोगों को ये पसंद आई होगी। अगर पसंद आ रही है तो आप लोग इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। मोटिवेशन मिलेगा तभी आगे काम कर पाएंगे। ठीक है, तो ये आप एंजॉय करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। अगली वीडियो में मिलते हैं, जो भी हम अगला करेंगे वो आपको पता चल जाएगा, थंबनेल पे पहले ही पता चल जाता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इसे एंजॉय करिए। बाय।